हम्म। चलो बोलो। कुछ काम दिया गया था तुम लोग को, वो काम हो गया ना चाहिए। उसके अलावा कुछ काम मैंने अपने लिए भी रखा था, कुछ क्वेश्चन मैंने बचाए हुए थे, तो वो मैं करवा के फिर आगे चला। और तूने किया या नहीं किया? नहीं किया क्या? तूने नहीं किया? हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो जो जो बोला था वो तो कर लिया ना, इसको रखा इसमें। 18, 19, 20 ये मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगा, यही ना? यही ना? ओए, इतने तूने नहीं किया, बाकी क्वेश्चंस कर लिए? अरे 12 तक तो यहीं पे किए थे, उसके बाद मैंने तो होमवर्क दिया था। मैंने बोला था तुम लोग को। अबे 13, 18, 19, 20 छोड़ के बाकी सारे कर लेना। ठीक है? अब छोड़ दे, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज कर लेना। क्या? ठीक होगा, कोई सी वाली बात नहीं। लंबा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई इशू नहीं है, दिखाओ। हम्म। ये लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? नॉर्मल करना। गलत नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं तेरा दिमाग का उपज ही है, तूने कहीं से कुछ फॉलो किया है उसके बाद किया है। नहीं, लेकिन वो ऐसा मत करना, क्योंकि कल को मान लो मैं कोफिशिएंट चेंज कर देता हूँ ना क्वेश्चन में, तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरा कोफिशिएंट पहले वाले के जैसा होगा। जैसे यहाँ पे तूने दूसरे को पहले से रिलेट किया है, रेदर देन दैट जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करो, वो यूनिवर्सल मेथड। हाँ बस वैसे कर ले, वो ज्यादा अच्छा है तेरे लिए। नहीं तो हर क्वेश्चन में फिर तुझे इस तरह से सोचना पड़ेगा बार बार। मैंने काम दिया था तुम लोग को 14, 15, 16, 17, और ये बोला था 13, 18, 19, 20 मैं करवा दूंगा, 21, 22 करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, 13 तूने, उसने नहीं किया है। देखो होमवर्क तो करके लाओगे ना। जो होमवर्क है वो अभी भी तेरे लिए होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग को जो करना है वो 18, 19 और 20 करना है। 18, 19, 20 करके जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो करोगे, उसके बाद डाउट पूछोगे। चलो अब 18 में आ जाओ। हम्म। मैंने बोला तो था होमवर्क करने के लिए, लेकिन छोड़ दो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे उसको मेथड मत बताओ, उसको खुद करने दे, ठीक है? अभी रहने दे उसको, ठीक है? उसको मत बताओ कुछ, वो करेगी, उसको खुद से करना। लेकिन अब सीधा 18 में आओ। 18 में हमारे पास में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 0, -tan α/2, फिर tan α/2, फिर 0। और साथ में बोला जा रहा है कि देर इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बता चुका हूँ, 1001। ऑर्डर 2 है तो फिर 1001 ही लिखेंगे। और तुम्हें प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, टीपी या टी टू प्रूव आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले जा रहा है तुम लोग को। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा भी लगेगा और इजी भी लगेगा। नहीं याद होंगे तो फिर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बेकार लगने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें यूज होंगी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज कर चुके हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला हुआ करता था कॉस 2 अल्फा का और एक साइन 2 अल्फा का। अगर ये फॉर्मूलाज याद है, जो कि tan के टर्म्स में होता था, अगर याद है तो बताओ। उल्टा उल्टा बोल रहे हो। हाँ बोलो, तुमको याद है? कौन सा वाला बोल रहे हो? साइन का क्या बोलो? बिल्कुल भी नहीं। 2 tan अल्फा अपॉन में 1 + tan² अल्फा। और इसका फॉर्मूला होता है 1 - tan² अल्फा अपॉन में 1 + tan² अल्फा। पहले तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर, तुम ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल छोड़ रहे हो। पता है मैथ्स तभी तुम लोग का ठीक होगा जब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ठीक होगा। अब मैं पूछता हूँ इसी के साइड में कि अगर इस 2 अल्फा को हम लोग हटा के अल्फा कर दें, पूरा ध्यान इधर लाना पड़ेगा यार, तुम लोग का ध्यान इधर उधर है।
विचलित नहीं होना है भाई साहब, cos 2 अल्फा को आधा करो पहले। हाँ, तो उधर क्या चेंजेस होंगे? हाँ, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हमने बना दिया कि अगर मैंने 2 अल्फा का अल्फा कर दिया तो यहाँ पे इस एंगल का भी आधा करना पड़ेगा। इट विल बिकम 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कुछ आ रहा है समझ में? सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने साइन अल्फा कर दिया तो यहाँ क्या होगा? 2 से 2 नहीं कटेगा, एंगल का आधा होगा, 2 टेन अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तुम पूछोगे ये कैसे पता चल गया मुझे? क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर में स्टार्टिंग में उसने तुम्हें बोला है टेन अल्फा बाई 2 के बारे में, और दूसरी साइड में रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ज्यादा क्वेश्चन खिंच खिंच पिच पिच ना हो, इसलिए हम पहले ही क्या करेंगे कि टेन अल्फा बाई 2 को पुट कर लेंगे टी। ठीक है, अब बताओ ये नया मैट्रिक्स क्या बनेगा फिर, जल्दी बताना। हाँ, 0 माइनस टी और टी 0। अब तुम आगे से जहां पे भी इस क्वेश्चन में ए दिख रहा है तो ए मैट्रिक्स की जगह में ये वैल्यू लिखोगे। और अब उसी तरीके से इसमें क्या चेंजेस आएगा ये भी बता दो एक बार। हाँ देखो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के टी नहीं होगा, अल्फा का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा का फॉर्मूला देखो, 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। क्या लिखे फिर बताओ? 2t, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और फिर ये वाला चीज यहाँ रिपीट होगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये क्या है तुम्हारा? ये वाला मैट्रिक्स। तो अब हम लोग जब डिसाइड कर लिए कि ए को क्या लिखना है और इसके जगह में क्या लिखना है, तो वी कैन स्टार्ट विथ आवर एलएचएस। एलएचएस में क्या है? आई। आई तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 1001 ही रहेगा। इसको किसके साथ में ऐड करना है? ए के साथ में। ए क्या है अपने पास में? 0 माइनस टी टी 0। ऐड कर लो जल्दी से एक बार और बताओ क्या आ रहा है? 1 माइनस टी टी 1। खत्म। अब इसके अंदर तुम अपनी जो टी की वैल्यू थी जिसको तुमने टी लेट किया था वो तुम यहाँ लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड फाइनली आ गया 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, उसके बाद टेन अल्फा बाई 2 एंड 1। इतना समझ में आ गया? एलएचएस समझ में आ गया? अब हम लोग आरएचएस की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान रखना, आरएचएस में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो है आई माइनस ए मल्टीप्लाइड विद दिस, और हमें फाइनली यही प्रूफ करना पड़ेगा कि आई माइनस ए को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिसको मैं इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा। एलएचएस आरएचएस ही तो प्रूफ करना है। आप जल्दी से बताओ आई क्या है हमारा यहाँ आरएचएस में, जल्दी। आई 1001, बीच में माइनस का साइन, ए ये रहा, हाँ 0 माइनस टी टी 0। अब जरा माइनस कर दो जल्दी से और बताओ क्या आया। एलएचएस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। 1 और फिर टी, क्यों माइनस ऑफ माइनस टी? हाँ, अरे 1 माइनस 0, 0 माइनस ऑफ माइनस टी, 0 माइनस ऑफ माइनस टी। अब बताओ माइनस टी और 1, और ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा लिख देते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर फाइनली 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप आ रहा है, ध्यान रखना हमें मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन के रूल्स लगेंगे, वो तो याद है, वो तो याद है। हाँ, तो चलो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं कायदे से। चलो स्टार्ट हो जाओ, यहां से याद आ जाएगा तुम लोगों की, तुम लोगों को कितना याद है अभी। स्टार्ट करो, बोलो मल्टीप्लाई करो। दिस इज द आरएचएस व्हिच यू आर सॉल्विंग फाइनली, ठीक है। बोलो। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, हाँ प्लस प्लस 2t स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, बोलो
और फिर हाँ ठीक बोल रहा है, प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 + t²। ठीक है, पहला रो का काम खत्म। अब दूसरे में दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। हाँ बोलो, -t + t³ है कि नहीं, अपॉन में, हाँ, और फिर इसके साथ में प्लस, हाँ, +2t अपॉन में 1 + t²। आ रहा है समझ में? फाइनल लास्ट वन, जल्दी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस +2t। हाँ ठीक है, प्लस 1 - t² अपॉन 1 + t²। तुम लोग लग रहा होगा कि ये तो कैसे प्रूफ होगा, अभी हो चुका ऑलरेडी। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स विल गेट एडेड अप। कर लो जरा, कितना बन, हाँ, 1 + t² ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, 1 हो गया। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला मैं थोड़ा लिख देता हूँ, रुक जाओ। -2t + t कितना होता है, -t - t³ और अपॉन में क्या है 1 + t²। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, बस प्लस के साथ मिलेगा, t + t³ अपॉन में 1 + t²। हाँ या ना, और सबसे लास्ट में आ गया तुम्हारा, हाँ हाँ, -2t + 2t भी तो है, ऐड कर देंगे ना इनको। हाँ, और यहाँ पे 2t² + 1 - t², मतलब ये बन गया t² + 1, ये 1 हो गया। हाँ या ना, बोलो। हम्म, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा आ चुका है, बस इसमें से बताओ क्या कॉमन ले सकते हो। इन दोनों में तो कितना, -t कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, विल इट बी 1 + t², जो कि नीचे में देख रहे हैं तो 1 + t² ही है। और यहाँ से t कॉमन लेंगे तो ये 1 + t² और अपॉन में 1 + t², तो ये कट गया। अब आ गया फाइनली 1 - t t1, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग किसके इक्वल, हाँ, तो ये जब भी आएगा थोड़ा ज्यादा नंबर का ही होगा। हाँ, अब इसको थोड़ा सा तुम लोग को नोट डाउन करना है या इसको बाद में वीडियो में देख लोगे, जो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ना ये सबको लिख के टाइम वेस्ट होगा। बट यस, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। जब तक तुम इस क्वेश्चन को एक बार नहीं करोगे, देखते रहोगे वीडियो, देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वो तो मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, ये सब लिख लो, जो जो इसमें से काम की बातें हैं वो लिख लो। अरे भैया कॉस अल्फा बता तो दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही तो यूज कर रहे हैं। और याद रखना, tan α/2 लेके काम मत करना, उसको टी लेट कर लेना, बाद में रिमूव करना, नहीं तो क्या होता है तुम लोग ये सब छोटी चीज याद नहीं रहेगी, यहाँ tan tan लेके चल रहे होगे, फिर वो कटिंग होने में तुमको दिक्कत होगी। टी कर लिया था इसलिए जल्दी हो गया, tan लेके करते तो लंबा पड़ता। तेरे सर ने करवाया नहीं था क्वेश्चन, क्यों बे? ये अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता है पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ। चलो पूछते भी नहीं होगे पापा बेटे। हम्म, हाँ कोई बात नहीं, पेपर तो होगा ही बे, पेपर थोड़ी ना खत्म हो जाएगा तुम लोग। अच्छा, अब एक सुनो मेरी बात, 19 और 20 है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब समझते हो, वहां पे तुमको खुद उसका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, जैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में मैट्रिक्स बना बनाया मिलता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स खुद बनाना है। ये सब केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, पहले बता दो, इस तरह के क्वेश्चन केस स्टडी वाले। हाँ, तो पहले तो मैं इसमें से एक बताऊंगा, एक चाहूंगा तुम लोग खुद ट्राई करो, ठीक है? तो अब तुम लोग ये बताओ मैं कौन सा बता दूं और कौन सा तुम लोग खुद ट्राई करोगे, 19 और 20 में से। हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे कोई इससे नहीं, इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोग को? चलो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम लोग को बता देता हूँ। हाँ नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये 100, ये क्या नहीं याद है, सबको याद है ये तो। बच, प्रिंसिपल, ओनली प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100, ऐसा ही सिंपल, वो परसेंटेज है भाई साहब। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब किसी के पास 30,000 रुपए पड़े हैं एंड ही हैज टू इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट स्कीम्स। इसी पैसे को दो डिफरेंट जगह में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है? डोंट राइट एनीथिंग, सुनो ध्यान से। तो 30,000 के दो पार्ट्स बना लो,
एक को रख लो x, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। इतनी मैथ्स तो समझ में आती होगी। पहले वाले में जो पैसे रख रहा है वो दैट पेज 5% इंटरेस्ट पर एनम। दैट मीन्स अगर ये P1 है और ये P2 है, तो यहां से जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% का मिल रहा है। एंड द सेकेंड टाइप पेज 7% इंटरेस्ट। तो यहाँ पे R2 हो गया 7%। आ रहा है कुछ समझ में? ये काम तुम लोग भी कर सकते थे। अब टाइम कितना है? 1 साल का है, क्योंकि 1 साल के लिए बोला गया है ना क्वेश्चन में। T1 भी 1 ईयर हो गया और T2 भी 1 ईयर हो गया। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन an एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800 एंड ₹2000। मतलब अगर 1800 वो चाहता है, एसआई कितना चाहता है? 1800। तो तुमको ये जो अमाउंट है ये कितने कितने रखने पड़ेंगे ये पूछा है उसने। तो इसका मतलब है, अब तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो। क्या फॉर्मूला होता है SI1 का? जल्दी से बताओ एक बार देख के वहां से। यहाँ पे लेकिन P1 R1 T1 अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस SI2 क्या बनेगा? जल्दी बताओ। P2 R2 T2 बाई 100। और इन दोनों को मिला के उसको कितना पैसा चाहिए फर्स्ट पार्ट के अंदर? इसको 1800 चाहिए। तो हम लोग इसको किसके साथ इक्वेट कर देंगे? 1800 के साथ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को डाल के इसको लिखो यहाँ पे, x इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, और ये बन जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 इंटू 1 अपॉन 100, और ये किसके इक्वल है? 1800 के। अब ये जो 100 है ये तो एलसीएम बना लोगे, और वो 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो ये पहले पार्ट के लिए क्या होगा? 5x प्लस 30,000 इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा 21 के साथ में 4 जीरो, माइनस 7x, और ये 100 चला गया इसके पास, तो 18 के साथ में भी 4 जीरो आ गए। अब बताओ 5x माइनस 7x, बाकी का काम तुम लोग कर सकते हो। इसको यहाँ ले आओ, 3 के साथ 4 जीरो आ गए, ये 2x बन गया यहाँ जाके। तो x कितना? ओ भाई साहब, 5x माइनस 7x को वहां भेज दो ना भाई साहब, और ये 18 यहाँ नहीं आ जाएगा? क्यों बे, इसको इधर ला रहे हो? इन दोनों को तो इधर भेज दिया मैंने। अरे 5x माइनस 7x उधर चला गया ना, क्या दिक्कत हो गई? इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये इधर आएगा ना। सुनो, फालतू आते नहीं, ये इधर गया, क्या बना? -5x। ये इधर गया, क्या बना? +7। ये तो मन में ही कर लोगे 2x हुआ, और ये जो 18 है ये इधर ले आओ। 21 में से 18 गया तो कितना बचा? 3 बचा ना, और 4 जीरो आएंगे ही आएंगे। तो अब ये 2 क्या होगा? इससे डिवाइड होगा, तो क्या हुआ पैसा तुम्हारा? 15,000। मतलब स्कीम ए में तुमने कितने पैसे रखे थे? 15,000। 15,000, ठीक है। और P2 फिर सेम ही होगा, 30 में से 15 माइनस कर लो। तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे दोनों ही स्कीम में पैसे जो रखे गए हैं वो कितने कितने रखे गए हैं? 15,000। कुछ आया समझ में? क्या SI1 प्लस SI2, ये रहा SI1, उसके नीचे ये वैल्यूज डाली ना। SI1 का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और दूसरे वाले के लिए फिर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? हाँ, सेकेंड पार्ट करोगे इसी क्वेश्चन का, क्योंकि उसमें उसने इस वैल्यू को चेंज करके कर दिया है। कितना देखो, 2000। हाँ, खाली RHS चेंज होगा, कैलकुल ये सेम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, लेकिन तुम लोग ये वाला पार्ट मत करना, तुम लोग दूसरा वाला पार्ट कर लेना, सो दैट। हाँ, सेकंड पार्ट तुम लोग करो ना, ताकि ये लिखने का लिखना हो जाए, और सेकंड पार्ट से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोग कर भी पाओगे। ये सॉल्यूशन मत लिखना, सेकंड पार्ट करना उसकी जगह पे। जा, हमें 2000 रुपये लाने हैं।
5,000 स्कीम ए पे जो पैसे रखे होगे उसकी वैल्यू है, तो P2 कितना होगा ये भी निकालना है। 25,000। चेक करो एक बार आंसर। स्कीम ए पे तुमने पैसे लगाने हैं 5,000 और स्कीम 2 पे होने चाहिए 25,000। चेक करो आंसर सही है। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? चल ठीक है। और यही तो निकालना है, पीछे आंसर देख तो लिया। चलो, मैट्रिक्स का कुछ नहीं था यहाँ पे, सीधा मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। दूसरे वाले में तुमको मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखो अभी, हाँ करवाऊंगा अभी। क्या हो गया, नहीं करवा रहे मतलब? मैंने तो यही तो तुम लोग को छोड़ने के लिए बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। अब इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को रीड करके समझा पाओगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर है, बताओ। हम्म। हम्म। 96। ठीक है, ईच बुक। देखो देखो, रुको रुको, सुनो सुनो, ठीक है समझ में आ गया तुम लोग को। अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो क्या करना है, ध्यान से सुनो। तुम लोग को ऐसे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने टाइप वन बुक कौन सी है? कितनी है? मतलब 120। उसके बाद 96। इसके बाद ऐसे बंद कर दो इसको। और इनकी सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है पर बुक की? 25, 80। अब एक बात बताओ, अगर मैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करूं तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कितना तुमने खर्च किया है बुक्स के ऊपर में। यही करना है। अब चाहो तो इसमें हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ बुक्स, और इसके ऊपर में लिख लो ये किस सब्जेक्ट की बुक थी। सी फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको। और ये सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक। पहला वाला किसका है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, इको। अब टोटल कलेक्शन या टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ ये जानने के लिए टोटल अमाउंट क्या करोगे? मल्टीप्लाई 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। बिना पेपर पेन के दिमाग में करते चले जाओ। 12 8 तो अभी बताया था। 96 दो जीरो आ गए। 12 इंटू 4 तो मालूम ही है 48 होता है, दो जीरो लगा लो। रह गया 96। 60। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो जल्दी जल्दी। डू इट, लिख लो इसको और कर लो इसको। हम्म। लिखा उसमें यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कर सकते थे लेकिन उसने बोला है ना यूजिंग, तो फिर इस चैप्टर का क्या फायदा हुआ फिर? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको करने के लिए, मैं मना कर दूं क्या? ठीक है, इसको करके इसका आंसर निकाल लो। हाँ। अरे जल्दी करो, तुम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हो स्कूल से, कम से कम उनके साथ तो चलो। अगला एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ नया चीज आएगा अभी। ठीक है। बैठना पड़ेगा अभी, भागने के बारे में सोचना ही मत। नहीं, बैठो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई नहीं उखाड़ना कुछ जाके तुम लोग को। पार्क में सब लोग अभी रहेंगे इसलिए कहीं नहीं जाना है किसी को। ऐड हुआ ठीक से? ठीक है ऐड। तो क्या 11 11 बोला और सीधा आंसर देख रहा है? अच्छा मेरे साथ कर एक बार। चलो सब लोग करो, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 6। अब हाँ। हम्म, चेक करो। 20,160 रन। भाई मुझे लगा दूर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। 20160। चेक करो आंसर। गलत है?
कौन सा एक्सरसाइज देख रहा है तू? हम्म। ठीक है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो उसको। नहीं लगाओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कॉस्ट निकाला है तुमने? ऐसे लिख के, या तो वो आर वाला लिख दो या फिर ऐसे कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है कायदे से? अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो होमवर्क है तुम लोग के, ठीक है? मैंने उस दिन का पुराना होमवर्क है ये, तूने कर लिया है ना मेरे ख्याल से? हाँ, बस उसको कंप्लीट करके लाना है। उसके बिना नहीं आना, बता दे रहा हूँ, वो पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके साथ अपडेट हो जाए ना, क्यों फालतू का कर रहा है? अभी तो बुक के ही खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग थोड़ा देर के लिए बुक बंद कर दो और मुझे एक बुक दे दो, स्पर्श तेरा वाला बुक दे दे। हाँ। हम्म। अब ये तुम थोड़ा सोचो, क्योंकि ना उसने खुद से कर लिया है, तो मैं चाहूंगा तुम भी खुद से करो। नहीं नहीं, स्कूल में वैसे हुआ है, कोई करवाता नहीं है, उसने वैसे कर लिया होगा स्कूल के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको सोच के करो। जैसे 13 भी मैंने बोला था होमवर्क, बट उसने स्कूल में कर लिया था, तो मैंने उससे पूछा भी नहीं। अब तुम करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना इजी है कितना टफ है। वो तो ये समझाने जा रहा था, मैंने मना कर दिया उसको, बोला नहीं तो उसको करने दे। ला दे, बुक दे दे मुझे, वो पेंसिल निकाल ले। और तुम लोग बुक बंद कर दो अभी। ठीक है, अब जब नई चीज सीख रहे हो तो बुक को बंद करके साइड में रख दो, बुक खोलने में खुद बोलूंगा, उसको भी रख दो साइड में। अब जो तुम लोग सीखोगे, अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अगर एक फॉर्मूला दिया है तो उससे मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म किया जाए। इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे ए आई जी का फॉर्मूला दिया है, तुमने मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को वो फाइंड करने के लिए बोल सकता है। जैसे आज जो तुम लोग का पेपर होना है वो सिर्फ मैट्रिक्स के ऊपर में है, तो उसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे हमने काम किया था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? जब एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट दूसरे कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ में इक्वल हो जाए। याद है ये सब? मैट्रिक्स को ऐड करना होता है, अभी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो भी हम लोग कर चुके हैं एक क्वेश्चन में। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको करते समय तुम्हें बोरिंग लग रहा था, लेकिन आज के पेपर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोई क्वेश्चन मैंने नहीं डाला है, लेकिन कल जो होगा उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे। ओ भाई साहब, तू आएगा उधर फरिश्ते भी देंगे। पेपर सेम डे देना है तो उसने, तो 8 बजे मॉर्निंग में देखे जाओ। जब भी आओगे पेपर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जब उसके साथ बैठोगे संडे को, तो योर पेपर मस्ट बी कंप्लीटेड। संडे को वो दिन में दे देना, ताकि वो इवनिंग में आए तो फिर उसके साथ कैचअप करना है। या हो सकता है संडे में तो जिस मॉर्निंग में ही बुला लूँ, आ जाएगा संडे? चुप, मॉर्निंग में आ जाएगा संडे को 11-12 बजे आराम से उठ के। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी स्केचिंग की क्लास है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक अब साथ में ही कर ले, तो ये 12 बजे तक ये भी तैयार हो जाएगा। कल कल मेरा इंस्टीट्यूट में संडे को, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट तो है ना, तो संडे को वी कैन कीप अ क्लास इन द मॉर्निंग आवर्स, 12 to 1, 1:30 कर लेंगे, ताकि तुम अपना फ्री हो जाओ, और उसका इवनिंग में स्केचिंग क्लास है, वो अपना स्केचिंग क्लास में चले जाएगी। ठीक है ना? दैट विल बी डन। हाँ या ना? ठीक है। चल, अब सुनो ध्यान से। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोज। अब ये क्या होता है? ये कौन सा पोज होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके अंदर से दो और नए मैट्रिक्स आने वाले हैं। अब तक हमने कितने टाइप के मैट्रिक्स पढ़े, एक बार याद करें। रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, इतना ही पढ़ा है ना हमने। अब जब हम ये जान जाएंगे ट्रांसपोज क्या होता है, तो हमें दो और मिलेंगे, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी को लेके तुम्हारा अगला एक्सरसाइज है, जो कि बहुत आसान है। अगर तुम स्टार्टिंग के कुछ बातें जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। हाँ, वैसा नहीं है, तुम्हें कुछ एग्जांपल लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर कुछ मैट्रिक्स देके आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। हम्म। तो वो बोलेगा ना। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन सिचुएशन, जो कि वो तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें वैसा लेना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये जनरल नॉर्म्स जो है वो यही है। हाँ, जैसे ऐसा ही सिस्टम बोला जाता है, तो हम लोग यूजुअली आंसर को मीटर पर सेकंड में निकाल के छोड़ देते हैं। अगर उसको चाहिए होता है किलोग्राम और इसमें, तो वो मेंशन करता है ना क्वेश्चन के अंदर में कि आई नीड दैट। ये तुम्हारा मेन है। ठीक है, इसको छोड़ के कभी भी चेंज मत करना, अनलेस और अनटिल क्वेश्चन खुद ना बोले तुम्हें कुछ करने के लिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है अदला बदली। इसको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो
अदला बदली हो गई है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर भी। मान लो मैंने लिखा है 1 2 3 4, सबसे इजी है। अब मैं इसके ऊपर एक डैश डाल देता हूँ, या फिर एक ऐसा लिख देता हूँ A T, इनवर्स नहीं, डोंट कंफ्यूज इट विद इनवर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनवर्स, वो बाद में आएगा। ए डैश और ए के ऊपर में टी लिख दिए, टी का मतलब होता है टी फॉर ट्रांसपोज। तो तुम्हें क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। जो रो है अब वो कॉलम बन जाएगा, और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। बोलो क्या बोला मैंने? हाँ, तो बोलो क्या बन जाएगा? जो चीज ऐसे लिखी हुई है वो ऐसे आ जाएगी। तो तुम कह सकते हो कि ये तुमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख दिया। हाँ बस, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो एक बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसका ट्रांसपोज। तो छोटी सी बात तो समझ में आ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने ट्रांसपोज किया तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स। ऐसा कब होता है, कैसा होता है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको दिमाग में भरो कि कभी ऐसा हो जाए कि ट्रांसपोज करते ही जो मैट्रिक्स बने वो एग्जैक्टली मेन मैट्रिक्स के इक्वल है। हाँ, तो वो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, इवन तुम खुद भी लिख सकोगे कुछ एग्जांपल अपनी मर्जी से। ये सिमेट्रिक होता है। और अगर कभी तुमने ट्रांसपोज किया और वो नेगेटिव ए के साथ इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू, SKEW, ये नाम है। अब ये मत पूछना था स्क्यू क्यों बोलते हैं उसको, अब कुछ होगा। चाइनीज सा नहीं है वो, स्क्यूनेस तो कर्व के अंदर होता है, इको में होगा। स्क्यू एक साइन, छोड़ दो, इतना लिख लो पहले, ये पॉइंट को नोट करो, ए डैश ए। हाँ। हम्म, मतलब बिल्कुल सेम लेकिन सारे एलिमेंट के आगे माइनस, तो प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं दिखा दूंगा अभी एग्जाम्पल। है वो कंफर्म कर रहा है, चलो कोई नहीं, इसको लिखो पहले। ये डेफिनेशन लिखना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को मेनली क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल्स लेने हैं, ये लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो याद रहने वाली चीज है। चल लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो पहले। डन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। तुम्हें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स के अंदर में लिखा हुआ है 3 √3 2 4 2 0। वो चाहता है कि तुम प्रूफ करो कि जब तुम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स इटसेल्फ। हाँ, तो उसको वेरीफाई करवा रहा हूं मैं। चलो बताओ। हाँ बिल्कुल करो, स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, ए ट्रांसपोज लिखो, और जब ये मिल जाए तो फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, और देखो कि क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ रहा है। पहले ए ट्रांसपोज लिखो, लेट्स सी। और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो। हम्म। हम्म। और फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दो। हाँ, तो फिर वही तो बात है, वही तो प्रूफ करना था, ताकि ये दिमाग में बैठे ना कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आ गया समझ में? ये पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इसके साथ में एक और मैट्रिक्स तुम्हें दे रहा है, वो बी मैट्रिक्स, जिसके अंदर दे रखा है 2 - 1 2 और दूसरा 1 2 4। अब वो चाहता है एक और प्रूफ करवाना तुम लोग से, और वो प्रूफ है कि ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हाँ करो, बिल्कुल प्रूफ करो ना। ये सब क्या हो रहा है पता है, ये थ्योरम्स प्रूफ हो रहे हैं, बाद में ये क्वेश्चन बन के आते हैं कि ये सही भी है या नहीं।
पहले एलएचएस फिर आरएचएस, हमेशा पहले एलएचएस करते हैं फिर आरएचएस करते हैं, पहले ऐड करके ट्रांसपोज करो फिर अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो। सेम आ रहा है कि नहीं देखो। हाँ एलएचएस आरएचएस इक्वल है, दिखा एक मिनट। थ्री है ये। हाँ मैं वही देख रहा था कि तरह चेंज कर ले, हल्का सा तो चेंज होगा, पूरा थोड़ा चेंज होगा। फर्स्ट पार्ट में नो मॉडिफिकेशन, सेकंड पार्ट को सही करो क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब थ्री की जगह टू की जगह थ्री करके ऐड कर दो ना, उसमें फर्क कितना पड़ जाएगा। हाँ बस अपने आंसर में एक ऐड हो जाएगा। हाँ फाइव कर दो, हर जगह कर दो ना फिर। हम्म, एक ही जगह होगा। जहाँ जहाँ चेंज किया उसको चेंज कर लो, दो चार जगह में और लिखा है मेरे ख्याल से, उसको चेंज कर लो, नहीं तो बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे क्या हुआ। हो गया, आया समझ में या नहीं आया। ट्रांसपोज करके ऐड किया तो ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल में आ गया। ठीक है, अब इसका एक थर्ड पार्ट भी है, वो भी प्रूफ कर लेना। थर्ड पार्ट है, नहीं, के बी करके ट्रांसपोज करने पे जो आंसर होगा वो के बी ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। के यानी स्केलर, मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स से तो वो उसके सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ऐसे के भी निकालना है, हाँ उन्हें कुछ मानो नहीं, के ही रहने दो उसको। अब के जरा मल्टीप्लाई करो, सब में हो जाएगा मल्टीप्लाई। बोलो बोलो। अरे कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले डिस्कस की हुई हमने ये बात। याद है हम ये क्वेश्चन करते थे, 3 2 1 5 6 करना मल्टीप्लाई किसको कैसे करते हैं, सबके साथ करते हैं ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा है। हाँ के बी, पहले के बी करो उसके बाद ट्रांस। हाँ हाँ एक सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड। हाँ पहले ये करो कंप्लीट, उसके बाद टू के हाँ, और इसका अगर ट्रांसपोज कर दें तो इसका ट्रांसपोज करो, टू के माइनस के टू के और फिर के टू के फोर के, ये हुआ तुम्हारा एलएचएस। अब आरएचएस को करो, पहले ट्रांसपोज करोगे और फिर उसमें के मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा आंसर। हाँ ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिनको तुम्हें याद करते हुए जाना है। तीन प्रॉपर्टीज अभी डिराइव हो गए हमारे। के बी ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करना है अभी, पहले बी ट्रांसपोज लिखोगे और फिर के से मल्टीप्लाई करोगे। ये तुमने अभी एलएचएस लिखा या आरएचएस लिखा, ये क्या किया। एलएचएस तो मैंने ही निकाल दिया था, ठीक है। आरएचएस के लिए क्या करना है, पहले ट्रांसपोज करना है, पहले ट्रांसपोज किया। हाँ हाँ, अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, और एलएचएस का है फिर, एलएचएस अभी ट्रांसपोज करना बाकी है ना, पहले भी एलएचएस करना बाकी है। हाँ हाँ ट्रांसपोज कर दो उसको। हाँ क्यों खोल रहा है, क्यों खोल रहा है उसको, अभी मत खोलो अभी, नहीं कोई थ्योरम नहीं देखना है। हो गया। अब चौथा और आखिरी, चौथा और आखिरी डेटा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। ये पहला थ्योरम था, वो दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा आ रहा है फोर्थ। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ए बी करके जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के साथ। पहले ए बी मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन भूल गए क्या।
हाँ, और फिर ट्रांसपोज करेंगे उसका, और फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, ए ट्रांसपोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। हम्म, बोलो, बताओ मुझे, है या नहीं है। इस केस में मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, बात समझ। तो मल्टीप्लाई कैसे करने बैठ गया? क्या रूल था, देखो भी ध्यान से। 2 into 3, 2 into 3। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के साथ इक्वल होना चाहिए, जो कि इस केस में। हाँ, तो नहीं हो सकता ना। तो ये रूल हमेशा याद रखना कि जब तुम मल्टीप्लाई करने निकले और कर ही नहीं पा रहे हो तो जबरदस्ती मत कर देना। पता है तू क्या कर रहा था? सबको मल्टीप्लाई मार दे रहा था डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं हो सकता ना, तभी तो फंस गए पहले स्टेप में, क्योंकि ये कंडीशन ही अलग अलग हो गया यहाँ पे। आ गई बात समझ में? लेकिन ये रूल वैलिड होगा जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये बता, ये पॉसिबल है और यही आंसर आएगा। हम्म, अब ये चीज क्लियर हो गई है। अब तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें तुम्हें ये काम प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस बार तुम्हारे पास में ए है, हाँ, -2 4 5, और बी है 1 3 -6। और इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल होगा, और तुम्हें ये प्रॉपर्टी अब प्रूफ करनी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब जल्दी से करो इसको। हो गया, सही आ रहा है, दोनों का हो गया है। चलो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, ये तो तुम अभी सिर्फ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज करते रहे। अब बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्या बोला था मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, बताओ? होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम लोग कोई भी मैट्रिक्स के जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो क्या ऐसे ही लिखते हैं? जरा ध्यान ध्यान, जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। यही होता है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इन जनरल हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिख लिया है जिसके एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जा रहे हैं, ए आई जे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, जल्दी से बता। A11 A21 A31। यहाँ पे क्या बन जाएगा, A12 A22 A32। और फिर क्या बन जाएगा, A13 A23 और A33। तो बेसिकली देखा जाए तो ए डैश जब बना तो क्या ये ए जे आई बन गया? ए जे आई का मतलब समझ रहे हो कि जो रो का नंबर और कॉलम का नंबर ओरिजिनल मैट्रिक्स में था, अब वो इंटरचेंज हो चुका है। खुद ही देखो ना, ये A11 था, ये A12 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, A21 हो गया। हाँ, ये इंटरचेंज हो रहा है, यानी A13 था तो ये A31 हो गया। तो अब हम लोग कब बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है? जब तुम्हारे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स यहाँ पे ए आई जे की जो वैल्यू है
वो इक्वल हो जाए ए जे आई के साथ। ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं इसको क्यों, इसका कुछ रीजन इसलिए बोल रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया। अब सोचो, मैंने तुम लोग को जब स्क्यू सिमेट्रिक बताया था तो क्या बताया था, क्या होता है इसमें चेंज? बिल्कुल बोला था, यही चीज बोला था, बिल्कुल मुझे भी याद है। तो अब अगर मैं यही सेम चीज को सोचूं तो ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस ए के। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए आई जे जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए जे आई के। अब अगर मैं इसको यहाँ खींच के ले आऊं, अगर मैं इसको यहाँ खींच के ले आऊं, प्लस हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ क्या बचेगा? जीरो। इसका मतलब है कि ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो यहाँ पे तुमको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, मतलब ए आई आई जब भी होगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। अब जो ये मैं बात कह रहा हूँ इसके मतलब क्या है कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर तुम बना रहे हो तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स अभी हमने डिस्कस किया था ना, किसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स? हाँ, तो वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट, ये किसके एलिमेंट किसके इक्वल हो जाना चाहिए? जीरो के। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे होगे ना, तो उसमें हमेशा याद रखना कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके इक्वल होंगे? जीरो के। हाँ, नहीं बताया था? नहीं, ये याद रखना पड़ेगा ना, मैंने इसको प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ये चीज को जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए जे आई के। तो इसको यहाँ खींच लोगे तो टू ए आई जे इक्वल्स टू जीरो। अब ये टू आई ए आई जे जीरो कब होगा? जब ये दोनों ए आई और जे जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। मतलब तुम्हारी ये दोनों नंबर्स अगर सेम है तो हमेशा क्या होगा? वो जीरो ही बनेगा इस केस में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर तुम्हें लिखना है कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बुक है ना तुम लोग के पास में? एक बार निकालो, दोनों एक ही बुक में देख लो। लिया एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 में जाओ। पेज नंबर पकड़ो, इसको पकड़ो, एक बुक मेरे पास दे दो, एक अपने पास। अरे ना, क्या कर रहे हो? दे, ये दे दो मुझे, ठीक है? दोनों एक ही बुक में देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो सब लोग, क्या लिखा हुआ है? शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा जो ए डैश है दैट शुड बी इक्वल्स टू ए। कर पाएंगे इसमें? देखो जल्दी से, हो गया ऑलरेडी, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। वहां देखो ध्यान से, 1 - 1 5 को अगर ट्रांसपोज करते हो तो हाँ। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है? देखो डायगोनल एलिमेंट जीरो है ना वहाँ पे। आ रही बात समझ में? हाँ। अब हाँ, और लेकिन उसको जब टेढ़ा करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? माइनस के। जैसे ये जो 8 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको जरा ध्यान से देखना। तुम्हारा मैट्रिक्स क्या है? 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ, करो ट्रांसपोज। यहां से करो ना, यहां से देखो, यहां देख के करो। हाँ, जीरो ट्रांसपोज कर रहे हो। हाँ, तो कैसे लिख रहे हो? इसको यहां बैठाओगे ना। अच्छा, तुम इसको यहां ला रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे लिख रहे हो, हाँ ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि ये जो ए डैश मैंने लिखा है, क्या वो इसके हर एलिमेंट का नेगेटिव है? देखो ऐसे देखो, जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही होगा, वन का -1 -1 का वन, -1 का वन, जीरो, 1 - 1 1। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि गिव वन एग्जाम्पल, या वो तुमको दे देगा एक मैट्रिक्स और बोलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, उसको आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन। तो ये तुम्हें पता हुआ तो तुम आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। कोई बात नहीं, एट्थ भी करेंगे। अब तुम लोग का काम है एट्थ क्वेश्चन खुद से करना। ये तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में अभी बताने लायक और कुछ बचा नहीं मेरे पास में। एट्थ क्वेश्चन एक बार सब लोग करो। नहीं नहीं, बाकी होमवर्क कुछ नहीं है, पहले एट्थ क्वेश्चन करो। अरे बहुत इजी है, एट्थ क्वेश्चन करो, ठीक है? एंड जस्ट सी कि वो प्रूफ कर पा रहे हो कि नहीं।
तो लास्ट स्टेप में फंस गया है। पहले तो जो चीज आई है ए प्लस ए डैश, क्या उसका ट्रांसपोज करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा? अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रूफ नहीं हुआ है। अभी रुक जाए, एक सेकंड रुक जाओ। इसको देख के तो मुझे नहीं लग रहा ये होगा। हो रहा है क्या? इसका ट्रांसपोज करने पे वही सेम मैट्रिक्स आ रहा है। हाँ, तब तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे बताओ? कि ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज किया तुमने, तो तुम्हें क्या मिला? ए प्लस ए डैश ही मिला। यही तो प्रॉपर्टी होती है ना। हम लोग किसी को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब उसका ट्रांसपोज करने पे हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए। हमें क्वेश्चन में किसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है? ए प्लस ए डैश को। तो अगर ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश के इक्वल प्रूफ कर पाए, तभी तो जाके बोलोगे ना कि वो सिमेट्रिक है। अभी तुमने क्या किया? ए प्लस ए डैश निकाला, उसका ट्रांसपोज किया, तो यू आर सीइंग कि इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। अब उसी तरह से ए माइनस ए डैश जब निकाला, एक बार एलिमेंट्स चेक करो, तुम दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग क्यों दिख रहे हैं मुझे? सेकंड वाले का तो सेम लग रहा है। क्या गलती हो रही है देखो एक बार। तेरा दिखा, एक मिनट दिखाओ। तुम कुछ बोल भी रहे थे ना, दिखाओ एक बार तुम्हारा। ए प्लस ए डैश तुमने किया है। ये तो सही है बिल्कुल। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो टू इलेवन, बिल्कुल पहला वाला सही है। बट इस बार तुम्हें ना, जब पहले वाले को प्रूफ किए थे ना, ये बात लिखनी पड़ेगी। हाँ, ये लिखना है, ठीक है? वहां पे अभी नोट डाउन कर देना। और जब ए माइनस ए डैश कर रहे हो, ओके, हाँ ठीक है। अब वो बात को लेकिन लिखो वहां पे कि, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे? नहीं नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हो अगर वो, हाँ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सीबीएसई है ना, वो गुस्सा हो जाएगा नहीं तो। वो बोलेगा ये साला चीटिंग कर दिया इसने। यही अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वाला एंट्रेंस एग्जाम होता, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमने क्या रफ वर्क किया है, कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे स्टेप्स देखने पड़ेंगे। हाँ, ये दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी लिख रहा हूँ ना, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा देखना, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए वो थोड़ा हाथ इधर उधर हुआ है। ठीक कर लो पहले। हम्म, अब ये ठीक, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। बस इसमें एक लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन बच जाता है, जिसके बाद मैं तुम लोग को बोल सकता हूं कि तुम इसको कर सकते हो घर में। वो लास्ट वैरायटी क्या होती है? कि वो तुमको बोलेगा, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, कोई भी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल में से निकाल के। एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 - 2 - 4 -1 3 4 और फिर 1 - 2 - 3। वो चाहता है कि तुम ये प्रूफ करो कि ये जो भी तुम्हारा बी है, दैट इज एक्सप्रेसेबल एज बी प्लस बी डैश का हाफ प्लस बी माइनस बी डैश का हाफ। मतलब तुमको वो क्वेश्चन का एक हेडिंग देगा कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम लोग को ये, इस लाइन का मतलब ही ये हुआ कि जो भी मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ है, तुम क्या करोगे? सबसे पहले उसको उसी के ट्रांसपोज के साथ में ऐड करोगे, उसका हाफ करोगे, और फिर उसी को उसी के सिमेट्रिक माने ट्रांसपोज के साथ माइनस करोगे, उसका हाफ करोगे। ऐड कर, अभी जरा ऐड करो इसको, देखो क्या बन रहा है। ये बन गया हाफ बी, ये बन गया हाफ बी डैश, ये बन गया हाफ बी, और ये बन गया माइनस हाफ बी डैश। कुछ कटता हुआ सा नजर आ रहा है? ये दोनों गए। अब दो हाफ जुड़ेंगे बी के तो क्या बनेगा? बी बनेगा। लेकिन ये नहीं करना है, ये तो मैंने प्रूफ बता दिया कि ये क्यों सही है। तुम्हें इसके अंदर करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके साइड में बी डैश लिखना पड़ेगा। जैसे ही तुमने बी डैश लिखा, तो ऐड तो कर लोगे आराम से। और जब ऐड करोगे तो उसका आधा कर देना, और फिर उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना और फिर उसका आधा कर देना, एंड देन फाइनली ऐड देम, एंड यू विल फाइंड कि यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन कर लो, एक बार सामने लिखा हुआ है, इसी को कर लो। ये एग्जाम्पल है।
मैंने बी डैश साइड में ही लिख दिया तुम्हारे लिए। दिख गया था। एक दो एलिमेंट नहीं मैच करेगा तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा ना। अपने जहाँ पे किया है वहाँ पे चेक कर लो एक बार। जो माइनस माइनस किया है ना, बी माइनस बी डैश, वहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। कर ले, क्या हो गया? ठीक तो कर रहा है, कर। बाई टू भी तो करोगे। अच्छा, मैं इसलिए लिख के रखा था क्योंकि मालूम था तुम लोग गड़बड़ करोगे। तो सबसे पहले तो बी प्लस बी डैश करना है। टू प्लस टू कितना होता है? बोलो। और उसका आधा करते हुए चले जाओ। टू। फिर माइनस टू माइनस वन कितना होता है? माइनस थ्री। उसका आधा कर दो, माइनस थ्री बाई टू। मैं ये वाला भर रहा हूँ अभी। माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, अगेन बाई टू, माइनस थ्री बाई टू। उसके बाद माइनस वन माइनस टू, माइनस थ्री बाई टू। थ्री प्लस थ्री बाई टू, थ्री। फोर माइनस टू बाई टू, वन। उसके बाद वन माइनस फोर माइनस थ्री बाई टू। उसके बाद माइनस टू प्लस फोर बाई टू, वन। ठीक, माइनस टू प्लस फोर, टू होता है, टू बाई टू वन हो गया। और सबसे लास्ट में माइनस थ्री ऐड करोगे, माइनस सिक्स बाई टू करोगे तो माइनस थ्री। ये तुम्हारा पूरा का पूरा ये वाला पार्ट आया अभी। अब इनको माइनस करना है। कहाँ पे? ये ऐड कर रहे हो ना। वन प्लस माइनस फोर कितना होता है? माइनस थ्री होता है।
तूने माइनस लगाया नहीं, हाँ। अब ये चीज सब क्लियर हो गई है, कुछ गलती हो रही है, देखो मैं तो रैंडमली कर रहा हूँ। अब ये 2 माइनस 2 करोगे तो पहले ही 0 आ गया। -2 माइनस ऑफ -1 मतलब -2 प्लस 1, -1/2। -4 -5/2, देखते जाओगे। -1 प्लस 2, 1/2। 3 प्लस 3 6/2, 3। 4 नहीं, ये 0। 4 -2 प्लस 2 हो जाएगा, 6/2, 3। उसके बाद 1 माइनस ऑफ -4 दैट इज 5, 5/2। -2 माइनस ऑफ 4 -6 -3, और लास्ट वाला फिर से 0। अब ऐड करो 2 प्लस 0, यहीं से देखते चलेगा, मैं टिक मारते हुए जाऊंगा। 2 प्लस 0 2, -3/2 और -1/2, -2, -3/2 -5/2 -4, -3/2 1/2 -1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, -3/2 5/2, 1 -3, -3। गलत ही नहीं, कुछ कर ही नहीं, गलत हो ही नहीं सकता अनलेस और अनटिल थोड़ा टेंशन इधर करो। ठीक है, चलो अब छोड़ दो, कल करेंगे इससे। पेपर के लिए रेडी हो जाओ।